अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमें हाल फिलहाल की किसी घटना के बारे में जानना है तो हम रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न आदि के माध्यम से जान सकते हैं। तथा यदि हम आज से 1 वर्ष पहले की किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की बातें याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? तो यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि अगर हमें आज से अनेकों वर्ष पहले क्या घटित हुआ था इसके बारे में जानना हो तो हम इसके बारे में किस प्रकार जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अतीत शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर अतीत शब्द का अर्थ है पहले में या आज से पहले, पूर्व समय में, भूतकाल में घटित हुई कोई भी घटना। तो अतीत के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं या क्या क्या जान सकते हैं, चलिए जानते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो हम भूतकाल के बारे में, लोगों के उस समय की दिनचर्या के बारे में ये जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या क्या खाते थे, वो किस तरह का पहनावा पहनते थे और उनके घर जहाँ पर वो रहते थे वो किस प्रकार के होते थे। हम आखेटकों, आखेटक अर्थात शिकारी जो शिकार करते हैं, पशुपालकों अर्थात जो मवेशी पालन करते हैं, कृषकों अर्थात किसानों, शासकों अर्थात शासन करने वाले, व्यापारियों अर्थात व्यापार से जुड़े हुए लोगों, पुरोहितों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित, शिल्पकारों अर्थात पत्थर तराशने या मूर्ति आदि बनाने से संबंधित लोग, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय है कि नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते आ रहे हैं और आरंभिक लोग जो वहाँ पर रहते थे वो एक अच्छे संग्राहक थे। अच्छे संग्राहक से तात्पर्य है कि वो वनस्पति उत्पाद और मृत जानवरों के अवशेष इत्यादि को इकट्ठा करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ के जंगलों के अपार संपदा का पता था। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट से अभिप्राय है शिकार। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय लोग जंगल में से जड़,
फल और जंगल से मिलने वाले अन्य उत्पाद भी इकट्ठा कर लेते थे और जानवरों का शिकार भी कर लेते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि हम मानचित्र में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले करीबन 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाया गया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हम साथ में दिए गए मानचित्र में उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों को देख सकते हैं। आगे कहा गया है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो हम मानचित्र में इस स्थान को देख सकते हैं। आइए अब हम मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को खोजते हैं। हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी के पास गारो पहाड़ियाँ। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियाँ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, इन सभी नदियों को हमने देखा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो हम मानचित्र में देख सकते हैं गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल में गंगा के आसपास के क्षेत्र में मगध नामक जगह थी जो वर्तमान के बिहार राज्य में आती है। यह साम्राज्य उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था तथा यहाँ के शासकों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, जिसमें शामिल हैं आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से
समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। यहाँ पर बता दिया जाए कि काफिले का अर्थ है समूह में चलना। आगे देखते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो यहाँ पर बताया गया है कि कई कारणों से लोग इस उपमहाद्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। व्यापारियों का आना जाना होता था, धार्मिक गुरु एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे, और कुछ लोग तो घूमने फिरने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश का इंडिया नाम किस प्रकार विकसित हुआ। बताया गया है
कि ईरान और यूनान की तरफ से आने वाले लोगों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा, हिंदोस अथवा इंदोस, और इसके साथ लगते हुए भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द कहने का श्रेय ईरान और यूनानियों को जाता है। आगे देखते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश का नाम भारत किस प्रकार से लिया गया। तो बताया गया है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को भरत नाम से संबोधित किया जाता था, जो उस समय के ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।